नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन के कई सारे फायदे होते हैं। इससे न सिर्फ आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं, बल्कि अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आप एसेट क्लास का चुनाव कर उसमें निवेश भी कर सकते हैं। और आपका पोर्टफोलियो सही डाइवर्सिफाइड तभी कहलाता है जब उसमें सभी तरह के एसेट क्लास का समावेश हो। आज फंड मैनेजर से ही हम जानेंगे कैसे वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में एलोकेट करते हैं, एसेट एलोकेशन करते हैं। इस पर खास चर्चा रहेगी और अलग अलग डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट से परिचय करा देते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर अमेय साठे और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज जी हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में। आज के इस खास शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए एसेट एलोकेशन की हम चर्चा कर रहे हैं और इससे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन का तरीका क्या हो सकता है, पर क्या वो तरीका वन सोल्यूशन फिट फॉर ऑल है कि नहीं है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। पंकज जी, एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं, डेफिनेटली ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन क्या हर किसी का एसेट एलोकेशन दूसरे से मेल खा सकता है? नमस्कार स्वाति जी। नमस्कार अमेय जी। देखिए स्वाति जी, जो आपने कहा कि एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शुरुआत में कहा कि रिस्क को कम करने के लिए, पर साथ साथ रिटर्न्स भी आपको बेहतर मिलेंगे आपके पोर्टफोलियो से, जब आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस होंगे। क्योंकि कभी गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है तो कभी इक्विटी अच्छा परफॉर्म करती है, कभी इक्विटी में मंदी होती है तो डेट से आपको स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन जो सवाल ये है कि क्या सभी का एसेट एलोकेशन एक जैसा होना चाहिए? ये बिल्कुल भी एक जैसा नहीं हो सकता। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कितना जोखिम आप ले सकते हैं, आपके निवेश की अवधि कितनी है, और साथ ही आपका निवेश का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन बातों के आधार पर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट कितना होना चाहिए, गोल्ड कितना होना चाहिए, ये तय हो पाएगा। तो एसेट एलोकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी मात्रा किस तरह से डिसाइड होगी, ये एक व्यक्ति से, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के बीच अलग हो सकती है। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ये डिफर करती है एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या हो, क्योंकि जैसा पंकज जी ने बताया, आपका टारगेट, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये सब अलग होगा दूसरे से, आपका रिस्क एपेटाइट अलग होगा। मैं अमेय जी आपसे जानना चाहती हूँ, एज अ फंड मैनेजर आपकी जो स्टडी होती है, आपका जो एनालिसिस होता है फॉर एसेट एलोकेशन कैसे रहता है? कैसे आप एक फंड में डिसाइड करते हैं कि आपको किस कैटेगरी या किस एसेट का कितना एलोकेशन करना है एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट्स? तो गुड इवनिंग स्वाति जी एंड गुड इवनिंग पंकज जी। तो मैं फ्लेक्सी कैप फंड मैनेज करता हूँ टाटा म्यूचुअल फंड में। तो हमारा जैसे आपने एसेट सिलेक्शन की बात की, हमारा फोकस रहता है सेक्टर सिलेक्शन पे कि कौन से सेक्टर में ओवरवेट जाए, कौन से सेक्टर में अंडरवेट जाए, सो दैट हमारे इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग सुपीरियर परफॉर्मेंस जनरेट कर सके। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि हर एक सेक्टर का एक साइकिल रहता है एंड कोई भी एक सेक्टर बहुत ज़्यादा टाइम तक नंबर 1 भी नहीं रहता है और बॉटम में भी नहीं रहता है। तो जैसे एसेट अलोकेशन में आप करते हो कि जो एसेट खराब किया है इन द पास्ट, आप उस पर ओवरवेट चले जाओ, वैसे ही हम लोग हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में टॉप डाउन व्यू थोड़ा लेके सेक्टर रोटेशन का अप्रोच रखते हैं। एंड उस सेक्टर रोटेशन में हम लोग वी ट्राई टू बाय सेक्टर जो अंडर वैल्यूड है, अंडर परफॉर्मिंग है और प्रॉब्ली अंडर ओन्ड है। एंड हम लोग ऐसे सेक्टर से थोड़ा हमारा वेट कम करते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है, ओवर ओन्ड है और काफ़ी सारे आउट परफॉर्मिंग है। तो उसमें क्या होता है, एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट होती है एंड वी आर एबल टू कैप्चर द अपसाइड ऑल्सो, एंड ऑल्सो हम लोग हमारा डाउनसाइड भी, ड्रॉ डाउन भी हम लोग हमारा लिमिट कर पाते हैं। एब्सोल्युटली सर। मैं इनफैक्ट पंकज जी, क्योंकि अमेय ने यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जो वो मैनेज करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से, एक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें मैक्सिमम एक फंड मैनेजर का इसलिए भी स्वतंत्रता होती है कि वो अपने हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं बेस्ट से बेस्ट उनको उस मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाकर ले सके। अगर हम, आपने बोला कि हर एक निवेशक का एसेट एलोकेशन उससे अलग होता है, और ये भी सही है कि हर एक फ्लेक्सी कैप का फंड एक जैसा नहीं हो सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड में कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जिनमें लार्ज कैप अप टू 90% भी है, किन्हीं फंड्स ने शायद मिड कैप का एक्सपोजर ज़्यादा रखा है। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड से कैसे अलग हो सकता है? बिल्कुल, देखिए फ्लेक्सी कैप एक कैटेगरी है जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है।
अब ये प्रोडक्ट डिजाइन करने पर निर्भर करता है कि किस एएमसी ने किस तरह डिजाइन किया हुआ है, और साथ ही फंड मैनेजर जो उसे मैनेज कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि किस वक्त पर किस तरह का एलोकेशन होना चाहिए। क्योंकि सेबी के नियमों के अनुसार बात करें तो एक फ्लेक्सी कैप फंड में जो टोटल उसका असेट है उसका मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना है। अब वो लार्ज कैप में कितना होगा, मिड कैप में कितना होगा, स्मॉल कैप में कितना होगा, ये निर्भर करता है फंड मैनेजर पर। उसके अलावा सिर्फ ये बात नहीं है कि इक्विटी में जो एलोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 65% इक्विटी में करना है, तो जो बाकी 35% है वो भी फंड हाउस उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ बात करें, किसी फंड में हो सकता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो और बाकी में ना हो। उसके अलावा ये भी है, क्योंकि मिनिमम 65% है और फंड मैनेजर को लगता है कि इस वक्त पर इक्विटी के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, तो उन्होंने डेट में एलोकेशन काफी बढ़ाया हुआ है। तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये बिल्कुल अच्छा है। आप भरोसा कर रहे हैं फंड मैनेजर के ऊपर कि फंड मैनेजर आपके फंड को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसलिए फंड मैनेजर्स भी हर फंड हाउस के अलग अलग तरह से उनके जो मैंडेट हैं, जो फंड मैनेजर सोचते हैं, उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। तो निवेशकों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में आप क्या रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन 70% हो, डेट का 30 आपने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब आप एक फंड ले रहे हैं फ्लेक्सी कैप, जहां पर डेट का एलोकेशन वहां पर 20-25% दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन आप चाहते थे वो नहीं है, बल्कि वो अलग हो गया है। तो किसी भी फ्लेक्सी कैप में निवेश करने से पहले आप उस फंड का जो डिजाइन है किस तरह से रहता है और इस वक्त पर कैसा एलोकेशन है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। मैं अमेय जी आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे टाटा फ्लेक्सी कैप फंड है, इस कैटेगरी में ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स हैं ही। आपका जो एक्विटी में एक्सपोजर है लार्ज कैप में, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 62% तक लार्ज कैप में, 15% तक मिड कैप में, स्मॉल कैप अराउंड 22% आपने रखा है। मतलब मार्केट, हमने एक्विटी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा पिछले कुछ समय में, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही। इस दौरान किस तरीके के चेंजेस आपने एज अ फंड मैनेजर किए हैं अपने फंड में, सो दैट वॉलेटिलिटी का एक क्वेश्चन जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको दिया जा सके? डेफिनेटली। सो हमारा जो फंड है उसमें हम लोग ने ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि जो 2/3 ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग नॉर्मली टॉप डाउन व्यू लेके चलाते हैं। तो काफी सारा डिस्कशन होता है कि आपके इसमें लार्ज कैप कितना है, स्मॉल कैप, मिड कैप कितना है। बट हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया है कि कोई भी सेक्टर अगर अच्छा कर रहा है तो उसमें मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा रहता है, और कोई सेक्टर खराब कर रहा है तो उसमें लार्ज कैप का वैल्यूएशन मिड कैप स्मॉल कैप से बेटर रहता है। तो हम लोगों ने ज्यादा सेक्टर पे फोकस किया है, तो इसीलिए आप देख सकते हो कि डिस्पाइट हैविंग अ स्लाइटली हायर वेटेज टू मिड एंड स्मॉल, our fund performance has been quite decent because sector selection has been quite excellent. And जो मैंने sector rotation की बात की हमारे फंड के लिए, that has helped us a lot because sector rotation में हम लोग कोई भी सेक्टर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग दिखता है तो हम लोग उसमें अपना वेट कम करते हैं, एंड हम लोग रोटेट करते हैं ऐसे सेक्टर में जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ज़्यादा हो और प्रोबेबली अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो। तो लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में हम लोगों ने हमारे फंड में बैंकों का अलोकेशन काफ़ी बढ़ा दिया था, जैसे सीमेंट कंपनीज का भी अलोकेशन काफ़ी बढ़ा दिया था। तो दैट हेल्प्ड अस टू लिमिट ड्रॉडाउन्स एंड ऑल्सो जनरेट अ बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू पियर्स। एब्सोल्युटली। तो ये एक मॉडल अप्रोच है जो अमेय ने बताया, वो अपने फ्लेक्सी कैप फंड में फॉलो करते हैं। पर अगर फ्लेक्सी कैप इन टोटल, अगर इस कैटेगरी का परफॉर्मेंस देखें पंकज जी, कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स हमने देखा है ये एक ऐसी कैटेगरी रही है, डिस्पाइट मार्केट वॉलेटिलिटी इसने बहुत अच्छा किया है। सबसे ज़्यादा फ्लोज फ्लेक्सी कैप फंड में ही आते हुए हमने देखे हैं। दैट मीन्स ऐसे जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी एक फ्लेक्सी कैप में यूज होती है वो इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा भरोसा किसी भी वॉलेटिलिटी में देती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर के पास बहुत चॉइस है। जैसे अमेय जी ने अभी कहा कि वो सेक्टर्स डिसाइड करते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे स्मॉल कैप ज्यादा है तो उनको स्मॉल कैप पे ज्यादा करना था, जो मैं समझ पाया उनकी बात से। लेकिन क्योंकि वो सेक्टर्स में बुलिश थे, उन सेक्टर्स में हो सकता है जो कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा है, इसके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप एक्सपोजर ज्यादा हो गया। तो ये अमेय जी की अपनी रणनीति है। इसी तरह से किसी फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं,
इस वक्त पर इक्विटी में एलोकेशन कम होना चाहिए, उन्हें लगता है कि इस वक्त रिस्क ज्यादा है तो उन्होंने वो कम कर दिया, या किसी ने इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो बढ़ा दिया, कम कर दिया। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जब कंपेयर करते हैं दूसरे जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, जहां पर फिक्स होता है, उदाहरण के तौर पर मल्टी कैप में आपको ईच सेगमेंट में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में 25% रखना ही है मिनिमम। इसी तरह से अगर लार्ज मिड कैप की बात करें तो वहां पर मिनिमम 35% एलोकेशन आपका लार्ज कैप में और 35% मिनिमम मिड कैप में होना जरूरी होता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यदि फंड मैनेजर वाइज डिसीजन ले सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी स्कोप होता है कि आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऐसी कैटेगरी है जहां पर इन्वेस्टर फंड मैनेजर पर भरोसा कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस पर भरोसा कर सकते हैं, और उस हिसाब से जैसा आपने कहा कि यहाँ पर हमें हर सीजन में हर वक्त पर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अमित जी, आपके एनालिसिस में, व्यू में एक बात जरा समझना चाहेंगे। एक तो फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप। मल्टी कैप ये कैटेगरी हुआ करती थी, फिर वो कैटेगराइजेशन में हमने देखा, फिर एक नई कैटेगरी फ्लेक्सी कैप बनकर आ गई, और उसके हमें तमाम जो फ़ायदे हैं, स्पेसिफिकेशंस मालूम है, फंड मैनेजर को एक ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है। एज अपोज टू दैट मल्टी कैप में आपको मिनिमम 25% तो एलोकेट करना ही है तीनों मार्केट कैप में। क्या एक बेसिक डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपको एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में नज़र आता है? और किसी एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ही, एसेट एलोकेशन अचीव करना ही है, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप बेटर है या मल्टी कैप बेटर है? मल्टी कैप में आज पंकज जी ने बताया कि आपको 25% मिनिमम मिड एज वेल एज स्मॉल कैप में रखना है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब वैल्यूएशन बहुत महंगा हो जाता है, आपको बाय नहीं करना है, फिर भी आपको फोर्सफुली वो लेना पड़ता है, बिकॉज वो फंड का मैंडेट है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अगर मुझे वैल्यूएशन किसी चीज का महंगा लग रहा है तो मैं लार्ज कैप ले सकता हूँ, मुझे स्मॉल कैप मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे स्मॉल कैप मिड कैप का वैल्यूएशन बहुत सस्ता लग रहा है तो मैं मेरा प्रोपोर्शन बढ़ा सकता हूँ। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्सी कैप की, वो काफी अच्छी है। एंड इसीलिए अगर आप अक्रॉस द साइकिल फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स देखोगे तो फ्लेक्सी कैप एज अ फंड कैटेगरी के रिटर्न्स काफी स्टेडी और स्टेबल होते हैं। इट इज अ कैटेगरी वेयर नॉर्मली अगर आप रैंक करोगे तो इट इज ऑलवेज इन द मिडल। सो फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, बिकॉज आपका जो रिटर्न परफॉर्मेंस रहेगा, जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा इन्वेस्टमेंट का, काफी स्टेडी रहेगा और काफी समाधानकारक भी रहेगा। तो अमित जी को की नज़र में फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो कि एक ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अचीव करता है। पंकज जी, आपका इसमें क्या व्यू होगा? क्योंकि किसी को अगर अभी एट द मोमेंट एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना ही है, फ्लेक्सी कैप में अभी उन्हें पैसे डालने चाहिए या फिर एक अच्छा मल्टी कैप फंड चुनना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से किसी निवेशक के पोर्टफोलियो दोनों होने चाहिए। इसकी वजह यह है, देखिए वैसे तो फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप फंड मैनेजर पर दाव लगा सकते हैं कि जिसमें आप निवेश कर रहे हैं फंड मैनेजर सही डिसीजन ले पाएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर को लगा कि इस वक्त पर स्मॉल कैप नहीं चलेगा, उन्होंने एक्सपोजर बहुत ही कम कर दिया और वहां पे अच्छी रैली हो गई, तो फिर आप वो जो अपॉर्चुनिटी है उसे मिस कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों हो, एक आपके पास में मल्टी कैप हो जहां पर आपको पता है कि मिनिमम 25% एलोकेशन तो रहना ही है हर तरह के मार्केट सेगमेंट में, और उसके साथ में फ्लेक्सी कैप हो और वो फ्लेक्सी कैप सही से मैनेज हो रहा हो, तो आपको पता है कि इस वक्त पर यदि स्मॉल कैप में अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है तो फंड मैनेजर ने बढ़ा भी दिया वहां पे, तो आपको दोनों का फायदा मिल गया। और अगर मिस कर दिया तो भी कम से कम आपको मल्टी कैप के जरिए तो थोड़ा फायदा मिल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा कि जहां पर आपको ज्यादा सोचना नहीं है, हर तरह का सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में है, और साथ ही एक ऐसा फंड जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, तो दोनों होने चाहिए। अब आपने पूछा कि इस वक्त पर किसी निवेशक को क्या करना चाहिए, मान लीजिए अच्छा पैसा है तो दोनों रख लीजिए, बट अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास थोड़ा ही पैसा है, आपको छोटी एसआईपी शुरू करनी है, तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप में निवेश करना सही रहेगा, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है और अपने आप से डिसीजन ले पाना थोड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है कि किसी वक्त ऐसा लगे कि किसी सेगमेंट में ज्यादा पोटेंशियल है या कहीं पर ज्यादा रिस्क है, तो आप उस तरह का रिस्क ना लें, और अगर फ्लेक्सी कैप में निवेश करेंगे तो फंड मैनेजर्स आपके लिए वो काम कर रहे होंगे कि आपके पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग जो जरूरी है
वो होती रहेगी। तो अगर एक ही फंड रखना है तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप से शुरुआत कीजिए। थोड़ा पैसा ज्यादा है तो दोनों कैटेगरी के 2 फंड्स रखे जा सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप दोनों ही फंड्स की अपनी अलग अलग जगह है पोर्टफोलियो में, पर अगर अभी पैसे डालने हैं मार्केट वॉलेटिलिटी को अगर आपको अलग रखना है अपने पोर्टफोलियो से, तो फ्लेक्सी कैप एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है मल्टी कैप के मुकाबले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद डाइवर्सिफिकेशन का एक और तरीका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस पर भी चर्चा रहेगी और कुछ और बातचीत करेंगे दोनों एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम बात करें एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी की और किन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से एसेट एलोकेशन आप अचीव कर सकते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर अमेय साठे हमारे साथ हैं और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटवाल से हमारी बातचीत चल रही है। अमेय जी, एक बात समझना चाहेंगे, किसी को एसेट एलोकेशन अचीव अगर करना है, हमने देखा बाजार में काफ़ी उथल पुथल पिछले कई महीनों से 5-6 महीनों से हम देख रहे हैं, जो हमने एक ओरिजिनल एक इन्वेस्टर लेवल पर जो एक हमने एक एसेट एलोकेशन की थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है। तो रीबैलेंस की स्ट्रैटेजी एक इन्वेस्टर लेवल पर क्या रहनी चाहिए, कैसे रीबैलेंस एक इन्वेस्टर करे? तो नॉर्मली एसेट एलोकेशन में अगर आप देखोगे कि कोई भी अगर एसेट क्लास बहुत ज़्यादा अच्छा किया है तो नॉर्मली दैट इज़ अ गुड टाइम टू ट्रिम सम ऑफ द एक्सपोजर। तो अगर आप मल्टी एसेट टाइप फंड्स में आ रहे हो तो फंड मैनेजर ही आपके लिए काम करेगा। अगर आप खुद से एडवाइजर के थ्रू जा रहे हो तो एडवाइजर आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन से एसेट क्लास में अभी इन्वेस्ट करना है। आज की तारीख में अगर देखूँ तो इक्विटी का वैल्यूएशन भी काफ़ी फेयर है। डेट ऑल्सो अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में, एंड यील्ड इज ऑलरेडी एट 6.2 6.25। गोल्ड ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो थोड़ा ये टाइम थोड़ा क्या हुआ है कि सब एसेट क्लास ने रिटर्न अच्छे दिए हैं। तो देर इज वन मोर एसेट क्लास जहाँ पे हम लोग को थोड़ा वैल्यू दिख रही है, वो रीट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जहाँ पे डिविडेंड डील काफ़ी ठीक है, अभी भी डिस्काउंट है एनएवी से, तो वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो सकता है। सो एट दिस पॉइंट हम लोग अगर एडवाइस कर रहे हैं तो हम लोग फ्लेक्सी कैप बता रहे हैं इन्वेस्टर्स को, नहीं तो मल्टी एसेट काइंड ऑफ फंड बता रहे हैं जहाँ पे फंड मैनेजर आपके लिए एसेट एलोकेशन करता रहेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है एसेट एलोकेशन करने का, और बिल्कुल राइटली पॉइंटेड अमेय जी ने जो किया है कि आप सिर्फ कैटेगरी विद इन कैटेगरी नहीं, एसेट क्लासेस के अंदर भी आप कीजिए डाइवर्सिफाई, और म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। पिछले काफ़ी महीनों से निवेशकों ने बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट किया है। पंकज जी, हमने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में काफ़ी निवेश आता हुआ देखा, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जैसा अमेय जी भी बता रहे थे, इक्विटी, डेट, इवन गोल्ड, रीट्स में आपको इन्वेस्ट करने का मौका देता है। तो डाइवर्सिफाई किसी को एट दिस मोमेंट करना हो एसेट एलोकेशन की नज़र से, मल्टी एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? बिल्कुल स्वाति जी, पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने कहा शुरुआत में, किसी भी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट क्लासेस को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि 2 वजह हैं। एक तो रिस्क मैनेज करने के हिसाब से, और दूसरा कौन सा एसेट क्लास कब अच्छा करेगा और उसका फायदा कैसे मिलेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ होगा तो आप उसका फायदा उठा पाएंगे। अब ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी जो है ये बेहतरीन कैटेगरी है, जहां पर आपको इक्विटी और डेट के अलावा गोल्ड भी मिलता है। कुछ फंड्स में आपको सिल्वर और रीट्स का भी एक्सपोजर मिल जाता है। तो यानी कि एक ही फंड में आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस और कमोडिटी में आपको मतलब गोल्ड भी मिल रहा है, सिल्वर भी मिल रहा है। ये अच्छी चॉइस है। अब अगेन जब हम बात करते हैं ऐसे फंड्स की जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर आप एक लार्ज कैप की बात कर रहे हो, बड़ा सिंपल होता है कि मिनिमम 80% उस फंड का जो टोटल एसेट है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। बस स्टॉक सिलेक्शन के लिए फंड मैनेजर्स को ध्यान देना है, बाकी एलोकेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा उसमें काम नहीं करना होता है। बट जब बात आती है इस तरह की कैटेगरी की, चाहे वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की कैटेगरी हो, बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी हो, या फिर फ्लेक्सी कैप हो, यहाँ पर थोड़ा डिसाइड करने के लिए फंड मैनेजर का जो विजडम है वो बहुत ही काम आता है। दूसरी बात जो फंड का डिजाइन है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो यहाँ पर सेबी के नियम क्या है कि 3 एसेट क्लास मिनिमम होने चाहिए और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन होना चाहिए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कुछ फंड्स ऐसे हैं
जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% रहता है। कुछ फंड्स ऐसे हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन जो है वो 35% से अधिक, 65% से कम है। तो क्योंकि इस वक्त पर टैक्स किस तरह से निवेशक के इन्वेस्टमेंट पर कम अप्लाई हो रिडेम्पशन पर, उसको ध्यान में रखते हुए फंड हाउसेस अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपको कितना एक्सपोजर चाहिए। मान लीजिए आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेते हैं, लेकिन उसमें आप चाहते हैं कि इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए, तो ऐसे फंड्स की चॉइस भी आपके पास में है। और वहीं साथ में ऐसा भी है जहां पर किसी भी वक्त पर मिनिमम 65% तो रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए ये कैटेगरी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से आप जरूर देखें कि वो फंड किस तरह से डिजाइन किया हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो मल्टी एसेट फंड है उसमें मैंडेट है कि मिनिमम 65% एलोकेशन हमेशा रहेगा। लेकिन यही बात की जाए जैसे कि निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात की जाए, व्हाइट ओक की बात की जाए, तो यहाँ पर जो एलोकेशन है वो 35% टू 65% रहेगा इक्विटी में। तो इसके लिए इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। आपकी कैटेगरी जो है बेहतरीन कैटेगरी है, इसमें निवेशक को खास तौर पर निवेश जरूर करना चाहिए। बिल्कुल अमेय जी, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड का यूनिवर्स इतना बड़ा हो गया है, इतने सारे फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए उनके मतलब का फंड कौन सा होगा। हमारे पास इतने सवाल आते हैं ये पूछते हुए कि अच्छा फंड कौन सा है, अच्छा फंड कैसे चुने। आप तो स्टडी करते हैं फंड्स को भी और इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को भी दिन रात, तो एक अच्छा फंड कैसे एक इन्वेस्टर चुन सकता है, वो पैरामीटर्स कौन से देखे? तो अच्छा फंड नॉर्मली ऐसा होता है कि जिसकी वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहे एंड परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा कंसिस्टेंट रहे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नंबर 1 नंबर 2 फंड ही खरीदना है, बट आपको फंड जो स्टेडी रिटर्न देता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो नॉर्मली जो फंड्स Q1 Q2 कैटेगरीज में रहते हैं दे आर गुड इनफ फंड्स फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप जब इक्विटी में आ रहे हो, आपका पर्पस इक्विटी में आने का ये है कि इक्विटी नॉर्मली डिलीवर्स बेटर रिटर्न देन डेट। तो आपको फंड सिलेक्शन के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ अ कैटेगरी में ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज उसमें रिटर्न्स काफ़ी स्टेडी भी रहते हैं एंड काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहते हैं। अगर आप देखोगे कि कोई बाकी के कैटेगरी जैसे स्मॉल कैप हो, कभी लार्ज कैप हो, उसका एक खुद का साइकिल रहता है एंड भी इन्वेस्टर के पास इतना टाइम और इतना नॉलेज है कि वो साइकिल को टाइम कर सके। तो इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप एडवाइजर के पास जाओ। अगर एडवाइजर के पास जा रहे हो तो वो आपको बता देंगे कि फ्लेक्सी कैप इज अ बेटर कैटेगरी, बिकॉज उसमें मार्केट कैप की टेंशन इन्वेस्टर को नहीं है। वो फंड मैनेजर दिन भर वही सोचता रहता है कि किसमें इन्वेस्ट करे और नहीं करे। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मैं तो यही बोलूंगा कि फ्लेक्सी कैप इज अ वेरी गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप एसेट एलोकेशन पे फोकस करते रहो तो मल्टी एसेट जो आपने बताया वो भी कैटेगरी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे इन्वेस्टर को अपने आप को कुछ करना नहीं है, सब काम म्यूचुअल फंड ही उसके लिए कर देगा। तो वो भी काफी ठीक कैटेगरी है। अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी सिर्फ इक्विटी में ही करना है तो फ्लेक्सी कैप इज अ गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट। और यही खासियत म्यूचुअल फंड की है कि आपके लिए एक एडवाइजर हमेशा अवेलेबल रहते हैं बताने के लिए, आपका हाथ पकड़ के आपके निवेश की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए कि कहाँ पर नुकसान हो सकता है और कहाँ पर है फ़ायदे की बात। यही हमें बताने के लिए अमेय साठे जी और पंकज मटपाल सर, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मनी गुरु में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।